नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंटरनेट ट्रेंड की बात करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पर लिटरली आग लगा दी है। कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इस मजाक के पीछे छुपी है एक बहुत ही डीप और सीरियस सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी। चलिए देखते हैं कि आखिर इस वायरल सैटायर के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इस वायरल ट्रेंड को समझेंगे, फिर इसके पीछे छिपे बेरोजगारी के व्यंग को डिकोड करेंगे, एआई वर्सेस लोकल पॉलिटिक्स पर नजर डालेंगे, विदेश में पढ़ाई वाली बहस को देखेंगे और अंत में बात करेंगे यूथ के फ्यूचर की। फटाफट शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। ये कॉकरोच पार्टी का वायरल ट्रेंड आखिर शुरू कैसे हुआ और इसने किस तरह के अनबिलीवेबल नंबर्स क्लेम किए हैं। अब देखिए इस सोर्स मटेरियल में नंबर्स को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। यहाँ एक जबरदस्त हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति का इस्तेमाल हुआ है। क्रिएटर का दावा है कि कॉकरोच पार्टी ने सिर्फ 4 दिन में 13 मिलियन फॉलोअर्स जोड़ लिए। जरा इससे मैं पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर कीजिए। सोर्स कहता है कि कांग्रेस को 12.5 मिलियन तक पहुंचने में लगभग 12.5 साल लग गए और बीजेपी को 8 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में 12 साल लगे। तो बेसिक आइडिया ये है कि इन एस्टैब्लिश्ड पार्टीज की डेकेड्स की ग्रोथ को इस नए मीम ने कंप्लीटली ओवरशैडो कर दिया है, विजुअली कम से कम। लेकिन एक सेकंड ध्यान दीजिए, क्योंकि सोर्स यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी पेश करता है। ये पॉइंट आउट किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री के पास अकेले 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और हाँ, हमें झलमुरी या मेलोडी जैसे वायरल पॉलिटिकल रील्स को नहीं भूलना चाहिए। ये चीजें क्लियर दिखाती हैं कि टॉप लीडर्स का डिजिटल बेस सच में कितना मैसिव है, जिससे इस तरह के मजाक से ईजिली डिसमिस नहीं किया जा सकता। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। देखते हैं कि कैसे इस डार्क ह्यूमर के जरिए जॉबलेसनेस जैसे क्रिटिकल इश्यू को सेंटर स्टेज पर लाया गया है। ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ क्रिएटर ने एक बड़ा ही तीखा सटायरिकल क्लेम किया है कि अगर 13 मिलियन कॉकरोचेस आ गए हैं तो यूथ को अचानक से एक नया रोजगार मिल गया है, और वो है इन कॉकरोचेस को मारने वाली काला हिट बेचने का। लॉजिक ये दिया गया है कि दवाई की डिमांड बढ़ेगी और नई दुकानें खुलेंगी। ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के उन बड़े चढ़े दावों पर एक सार्कास्टिक कमेंट है। एक एब्सोल्युटली काल्पनिक सिचुएशन के जरिए ग्राउंड रियलिटी की निराशा को बहुत स्मार्टली हाईलाइट किया गया है। और इस सटायर को कनेक्ट किया गया है पुराने पकौड़ा इकोनॉमिक्स वाले रेफरेंस से। आपको याद होगा जब पकौड़े तलने को ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की तरह प्रेजेंट किया गया था। इस सोर्स में सरकास्टिक तरीके से पूछा गया है कि भाई अब जब तेल और गैस के दाम इतने महंगे हो गए हैं तो क्या पकौड़ों को नारियल पानी में तला जाए। ये इफेक्टिवली महंगाई और ऑल्टरनेटिव जॉब्स के नैरेटिव्स पर एक डायरेक्ट हिट है। ह्यूमर के मास्क के पीछे एक आम इंसान की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को बेबाकी से सामने रखा गया है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा ही विविध मेटाफर यूज किया गया है। पंचलाइन ये है कि भारत के चीफ जस्टिस ने सपोजिडली ऑब्जर्व किया कि देश के बेरोजगार युवा कॉकरोचेस की तरह इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने मिलकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। और इस मैसिवली अनएम्प्लॉयड क्राउड को एक साथ देखकर पॉलिटिशियंस पैनिक कर गए कि उनके वोट्स का क्या होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो यूथ के आक्रोश और उस आक्रोश से सिस्टम के डर को ब्रिलियंटली कैप्चर करती है। चलिए अब देखते हैं इस एनालिसिस का तीसरा और सबसे स्ट्राइकिंग सेक्शन। यहाँ ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल प्रायोरिटीज और लोकल पॉलिटिक्स के बीच एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। ये स्लाइड इस पूरे डिस्कशन का कोर थीसिस प्रेजेंट करती है। यहाँ एक बड़ा ही डायरेक्ट और निष्पक्ष कंपैरिजन है। एक तरफ है अमेरिका, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फ्यूचर शेपिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट करने पे फोकस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोर्स मटेरियल क्लेम करता है कि भारत पिछले 10-12 सालों से सिर्फ हिंदू मुस्लिम और गई गोबर की राजनीति में अटका हुआ है। ये न्यूट्रली इस सवाल को उठाता है कि जब दुनिया टेक रेस में इतनी आगे निकल रही है तो हमारी पॉलिटिकल डिस्कशंस आखिर कहाँ उलझी हुई हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जहां बात होती है विदेश में पढ़ाई करने की और उससे जुड़ी उस डिबेट की जिसने डायरेक्टली इस क्रिएटर को टारगेट किया। इस बात को ओपनली एड्रेस करता है कि इस कॉकरोच पार्टी ट्रेंड के क्रिएटर को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो खुद यूएसए में बैठकर भारत की पॉलिटिक्स पर कमेंट कर रहा है। यहाँ उनकी तुलना ध्रुव राठी जैसे बाकी कमेंटेटर्स से भी की गई है, जो सिमिलरली देश के बाहर से अपना कंटेंट बनाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस को उनके अब्रॉड रहने की वजह से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन किया जाता है जब भी वो लोकल मुद्दों पर बोलते हैं।
पर सोर्सेस क्रिटिसिज्म का एक बड़ा वेल रिसर्च काउंटर देता है। उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ एग्जाम्पल्स लिस्ट किए हैं, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे ने यूके से एमबीए किया, निर्मला सीतारमण की बेटी ने यूके में पढ़ाई की और एस जयशंकर के बेटे ने यूएसए से अपनी पढ़ाई पूरी की। ये पॉइंट स्ट्रिक्टली इसलिए हाईलाइट किया गया है ताकि दिखाया जा सके कि विदेश में पढ़ना किसी भी नागरिक की निष्ठा यानी लॉयल्टी पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता। सोर्स बस इस हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट कर रहा है कि कुछ लोगों को बाहर पढ़ने के लिए क्रिटिसाइज करना, जबकि टॉप लीडर्स के बच्चे वही कर रहे हैं, एक दोहरा मापदंड है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर। देखते हैं कि ये सारी बातें किस बड़े मैक्रो इकोनॉमिक मुद्दे की तरफ इशारा करती हैं। तो इस सब का ओवरआर्चिंग कंक्लूजन क्या निकलता है? सोर्स बहुत स्ट्रांगली इस बात पर जोर देता है कि पिछले 10 से 15 सालों में भारत के पास एक मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड था। मतलब एक ऐसी ह्यूज यंग आबादी जिसे एक शक्तिशाली प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में बदला जा सकता था। लेकिन प्रेजेंट डे रियलिटी को देखते हुए क्रिएटर ये स्टैंड लेता है कि शायद हमने इन युवाओं को एम्पावर करने का वो सुनहरा अवसर कंप्लीटली मिस कर दिया है। जो हमें इस फाइनल और काफी प्रोवोकेटिव सवाल तक लाता है, जो डायरेक्टली सोर्स मटेरियल से लिया गया है। क्या सच में देश के इन युवाओं की इमेंस पोटेंशियल का पूरा उपयोग हो रहा है, या फिर वो इन एंडलेस पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शंस में कहीं खो गए हैं? एक छोटे से मजाक या कॉकरोच मीम से निकला ये मुद्दा डेफिनेटली हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारा फ्यूचर जा कहाँ रहा है। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।